नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है हेरिडिबिलिटी पार्ट 3। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरे जितने भी लेक्चर होते हैं वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर आकर या फिर मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेक्शन में जाकर आप मेरे वीडियो के इन दो लैंग्वेज में लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक इस हेरिडिबिलिटी के सीरीज में मैंने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन को आपके साथ डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ हेरिडिबिलिटी के ऊपर चर्चा करूंगा और आने वाले वीडियोस में मैं जनरल फीचर रिलेटेड टू हेरिडिबिलिटी, मिथ और मिसकंसेप्शंस अटैच्ड विद हेरिडिबिलिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिबिलिटी, यूज ऑफ हेरिडिबिलिटी, मेथड ऑफ एस्टिमेशंस ऑफ हेरिडिबिलिटी, इन डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। यदि आपको लगता है कि कोई एक पार्टिकुलर कंसेप्ट उसके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए, वीडियो बनना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, मैं उस बारे में वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो टाइप्स ऑफ हेरिडिबिलिटी में हेरिडिबिलिटी मुख्यतः दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं हेरिडिबिलिटी का। हेरिडिबिलिटी इन ब्रॉड सेंस और हेरिडिबिलिटी इन नैरो सेंस। इन दोनों को एक एक करके हम देखेंगे, फिर बाद में इन दोनों हेरिडिबिलिटी के बीच में कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हेरिडिबिलिटी इन ब्रॉड सेंस। हेरिडिबिलिटी ब्रॉड सेंस में जो हेरिडिबिलिटी होता है उसे हम कैपिटल H स्क्वायर या H स्क्वायर BS से सिंबलाइज्ड करते हैं, डिनोट करते हैं। यहाँ पर BS स्टैंड फॉर ब्रॉड सेंस, या फिर हम कैपिटल H स्क्वायर से भी ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी को डिनोट करते हैं। हेरिडिबिलिटी इन ब्रॉड सेंस जो है उसे निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है, यह एक रेशियो है जेनेटिक वेरिएंस और टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस का। तो जो फार्मूला है वह हेरिडिबिलिटी इन ब्रॉड सेंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर G डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर P। यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर G टोटल जेनेटिक वेरिएंस और सिग्मा स्क्वायर P फिनोटाइपिक वेरिएंस है। हम फिनोटाइपिक वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर G प्लस सिग्मा स्क्वायर E भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी को सिग्मा स्क्वायर G डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर G प्लस सिग्मा स्क्वायर E भी लिख सकते हैं। हेरिडिबिलिटी इन ब्रॉड सेंस is the proportion of total phenotypic variance that is caused by genetic differences among individuals in a population. Broad sense heritability total phenotypic variance, जो total phenotypic variance होते हैं उसका वह पार्ट है जो जेनेटिक वेरिएंस की वजह से उत्पन्न होता है। Since genetic variance is made up of additive, dominance deviation and epistatic components, heritability in broad sense can alternately be written as, यह इस फार्मूला के द्वारा हम हेरिडिबिलिटी इन ब्रॉड सेंस को दिखा सकते हैं। अभी जैसा कि हमने पहले लाइन में यह बताया कि जो हेरिडिबिलिटी इन ब्रॉड सेंस है वह टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस का वह हिस्सा होता है जो जेनेटिक वेरिएंस के द्वारा आता है। इस वजह से इसका जो फार्मूला होता है जेनेटिक वेरिएंस डिवाइडेड बाय फिनोटाइपिक वेरिएंस है। और यह भी कहा गया है कि जो टोटल जेनेटिक वेरिएंस होता है वह एडिटिव, डोमिनेंस डेविएशन और एपिस्टेटिक कंपोनेंट, इन तीनों से मिलकर बना होता है। इस वजह से हम टोटल जेनेटिक वेरिएंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर A प्लस सिग्मा स्क्वायर D प्लस सिग्मा स्क्वायर I। यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर A एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर D डोमिनेंस डेविएशन वेरिएंस है
और सिग्मा स्क्वायर आई एपिस्टेटिक वेरिएंस है। तो इस वजह से अब हम हेरिडिबिलिटी इन ब्रॉड सेंस को सिग्मा स्क्वायर ए प्लस सिग्मा स्क्वायर डी प्लस सिग्मा स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर ए प्लस सिग्मा स्क्वायर डी प्लस सिग्मा स्क्वायर आई प्लस सिग्मा स्क्वायर ई से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी measures the influence of all the genetic effects, additive and non-additive, and is therefore useful in studying the relative role of heredity and environment to the phenotypic variance of a trait. जब हम ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एडिटिव और नॉन एडिटिव दोनों तरीके के जेनेटिक इफेक्ट आ जाते हैं, टोटल जेनेटिक इफेक्ट उसमें आते हैं। इस वजह से जो ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी का यूज़ है वह रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी और रिलेटिव रोल ऑफ इन्वायरमेंट इसे स्टडी करने में इसका यूज़ होता है। टोटल हेरिडिटी का क्या इन्फ्लुएंस है किसी भी ट्रेट के ऊपर और टोटल इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट है किसी ट्रेट में वेरिएशन को देखने में। जीनोटाइप्स एज सच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। एनी सुपीरियरिटी और इंफेरियोरिटी of an individual due to dominance and epistatic effects is broken down at the time of gamete formation। यह डिस्कशन मैं अपनी कई वीडियोस में कर रखा है मैंने, अभी पीछे की भी वीडियो में मैंने इस तरीके के डिस्कशन किया था कि जो जीनोटाइप्स होते हैं, जो कॉम्बिनेशंस की वजह से जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं जीन एलील के बीच में, वह पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसमिट नहीं होते हैं, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के समय जनरली इस तरीके के कॉम्बिनेशंस टूट जाते हैं और नया कॉम्बिनेशन फिर प्रोजेनी के डेवलपमेंट के दौरान बनता है। तो इस वजह से ये जो एपिस्टेटिक इफेक्ट है या डोमिनेंस इफेक्ट है, यह पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। कंसिक्वेंटली द ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी इज नॉट यूजफुल in studying the degree to which differences among parent in a population are transmitted to their offspring। अब जो ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी होता है उसमें यह एपिस्टेटिक इफेक्ट और डोमिनेंस इफेक्ट इंक्लूड होता है। इस वजह से ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी यूजफुल नहीं है। कहाँ यूजफुल नहीं है? तो उस तरीके के स्टडी जहाँ पर हम यह देखने की कोशिश करें कि जो डिफरेंसेस, जो पेरेंट्स की जो सुपीरियरिटी है वह कितना ट्रांसमिट होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इस तरह की जो स्टडी होती है वहाँ पर ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पेरेंट के कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं वहाँ पर मेनली एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। इस वजह से यह जो इफेक्ट जिसमें कि ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी जिसमें कि डोमिनेंस और एपिस्टेटिक इफेक्ट इंक्लूडेड है, इसकी वजह से कन्फ्यूज़न पैदा होता है और हम इस तरीके की स्टडी में हम ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी देयरफॉर हैज़ ए लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज़ as it can't be used for predicting the performance of the progeny generation। इस बात को मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी जो है उसके हेल्प से हम प्रोजेनी की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी में एपिस्टेटिक इफेक्ट, डोमिनेंस इफेक्ट इंक्लूडेड है और ये दोनों इफेक्ट पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेनी जनरेशन can be predicted with the knowledge of heritability in narrow sense। अब यदि हमें प्रिडिक्शन करना हो कि जो प्रोजेनी जनरेशन है उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, तो उसके लिए हमें हेरिडिबिलिटी इन नैरो सेंस को यूज करना होगा। हेरिडिबिलिटी इन ब्रॉड सेंस को यूज करके हम इस तरीके की स्टडी नहीं कर सकते हैं। और हेरिडिबिलिटी इन नैरो सेंस को यूज
करने के बाद हम किस तरीके से इस तरीके की स्टडी कर सकते हैं, वह वजह इसके पीछे यह है कि हेरिडिबिलिटी इन नैरो सेंस में एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस को यूज किया जाता है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। अब हम देखेंगे, अब हम डिस्कशन करेंगे हेरिडिबिलिटी इन नैरो सेंस के ऊपर। हेरिडिबिलिटी इन नैरो सेंस को स्मॉल h स्क्वायर से सिंबलाइज करते हैं या फिर इसे हम h स्क्वायर NS भी लिखकर सिंबलाइज करते हैं। NS स्टैंड फॉर नैरो सेंस। एनिमल ब्रीडर्स आर यूजुअली कंसर्न्ड विद द पोर्शन ऑफ द फिनोटाइपिक वेरिएशन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड इन द प्रोजेनी जनरेशन। अब जो एनिमल ब्रीडर होते हैं उनका मेन जो स्टडी होता है, जो वह उनका जो मेन जो यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन है उनके लिए यह होता है कि टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन में से कितना हिस्सा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा। टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन है, उसमें जेनेटिक जो एडिटिव टाइप के भी इफ़ेक्ट इंक्लूडेड होंगे, उसमें इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट भी इंक्लूडेड होंगे, उसमें नॉन एडिटिव इफ़ेक्ट भी इंक्लूडेड होंगे। उसमें से कौन सा हिस्सा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा, वेरिएशन का कौन सा हिस्सा, फिनोटाइपिक वेरिएशन का कौन सा हिस्सा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा, यह मेनली ब्रीडर देखना चाहते हैं। और of the total genetic variance, it is only the additive genetic fraction that is transmitted to the offspring because dominance and epistatic effect are not transmitted from parental to progeny generation। इस बात को मैंने अभी अभी डिस्कस किया है कि जो टोटल जेनेटिक वेरिएंस होते हैं, टोटल जेनेटिक वेरिएंस में एडिटिव, नॉन एडिटिव, इन्वायरमेंटल वेरिएंस सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। उसमें से सिर्फ एडिटिव जेनेटिक फ्रैक्शन ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। हेरिडिबिलिटी इन नैरो सेंस इज द रेशियो ऑफ एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस टू टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस। अब जो हेरिडिबिलिटी इन नैरो सेंस है वह एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस और टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस का रेशियो होता है। यहाँ पर हमने एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस को लिया है और यह एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है। इस वजह से इस नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी को यूज करके हम यह बता सकते हैं कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कितना हिस्सा कैरेक्टर का ट्रांसमिट होने वाला है, इसकी प्रिडिक्शन किया जा सकता है। इसके हेल्प से हम यह बता सकते हैं कि यदि पेरेंट सुपेरियर होंगे, अच्छे होंगे और हेरिडिबिलिटी ज़्यादा होगा तो ऑफस्प्रिंग की भी परफॉर्मेंस अच्छे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हेरिडिबिलिटी इन नैरो सेंस का फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर पी। यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर ए एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस है और सिग्मा स्क्वायर पी पहले की तरीके से फिनोटाइपिक वेरिएंस है। और जैसा कि हमने पहले सिग्मा स्क्वायर पी को फिनोटाइपिक वेरिएंस को कई हिस्सों में बांटा था, तो इस फार्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर ए प्लस सिग्मा स्क्वायर डी प्लस सिग्मा स्क्वायर आई प्लस सिग्मा स्क्वायर ई। एज यूजुअल हमने जैसे ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी में इसे कैलकुलेट किया था। नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइपिक वेरिएंस that is due to differences in the breeding values of individual in a population। यहाँ पर हमने अपने पहले के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये जो ब्रीडिंग वैल्यू है यह एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस की वजह से आता है। ब्रीडिंग वैल्यू इज कंसर्न्ड विद एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। सो इस वजह से हम हेरिडिबिलिटी को इस तरीके से, नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि यह नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइपिक वेरिएंस दैट इज ड्यू टू एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस और ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। व्हेन हेरिडिबिलिटी ऑफ ए ट्रेट इज हाई, differences in performance among individuals for that trait are largely due to differences in their breeding values. The non-additive genetic effect, for example dominance and epistatic effects
and environmental factors contribute less to the phenotypic variation in that trait. यदि हेरिटेबिलिटी किसी ट्रेट का ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जो फिनोटिपिक वेरिएशन जो आ रही हैं वह मुख्यतः एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस की वजह से है, वह मुख्यतः ब्रीडिंग वैल्यू में वेरिएशन की वजह से है, ना कि नॉन एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट, फॉर एग्जांपल डोमिनेंस और एपिस्टेटिक इफेक्ट या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। इन्वायरमेंटल फैक्टर या नॉन एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट्स का बहुत कम योगदान होता है इस तरीके के ट्रेट में डिफरेंसेस को पैदा करने में। ऑन द अदर हैंड, व्हेन हेरिटेबिलिटी इज लो, डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स performance in a population are caused more by differences in non-additive genetic effect and environmental effect and less by differences in breeding values. अब यदि किसी ट्रेट का हेरिटेबिलिटी कम है तो उस कंडीशन में उस तरीके के ट्रेट में जो फिनोटिपिक वेरिएशन आएंगे वह मुख्यतः नॉन एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट की वजह से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंस और एपिस्टेटिक इफेक्ट की वजह से फिनोटिपिक वेरिएशन आएगा या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से आएगा। यहाँ पर जो वेरिएशंस है वह एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट की वजह से नहीं आएगा। अब हम इस स्लाइड पर कंपैरिजन देखेंगे ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी के फार्मूला में क्या डिफरेंसेस होता है। तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी में ये जो नीचे का हिस्सा है जो डिनोमिनेटर है वह तो दोनों में सेम है, सिग्मा स्क्वायर पी फिनोटिपिक वेरिएंस, और उसे हमने फिर तोड़कर लिखा सिग्मा स्क्वायर ए प्लस सिग्मा स्क्वायर डी प्लस सिग्मा स्क्वायर आई प्लस सिग्मा स्क्वायर ई। अब इसका सिग्मा स्क्वायर ए क्या है, सिग्मा स्क्वायर डी क्या है, सिग्मा स्क्वायर आई क्या है, सिग्मा स्क्वायर ई क्या है, यह ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है इस वीडियो में। यहाँ पर दोनों में डिनोमिनेटर में ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी दोनों कंडीशन में सिग्मा स्क्वायर पी ही रखे जाते हैं। डिफरेंस होता है न्यूमरेटर वाले पोर्शन में, वहाँ यहाँ ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी में हम सिग्मा स्क्वायर हम जनरली सिग्मा स्क्वायर जी रखते हैं, टोटल जेनेटिक वेरिएंस रखते हैं, जिसे डिवाइड करके हम सिग्मा स्क्वायर ए प्लस सिग्मा स्क्वायर डी प्लस सिग्मा स्क्वायर आई भी बोल सकते हैं। दूसरी तरफ यदि हम हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें न्यूमरेटर वाले पोर्शन में हम सिर्फ सिग्मा स्क्वायर ए एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस को यूज़ करते हैं। तो यह मुख्यतः डिफरेंस है हमारे फार्मूले में हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस और हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस के बीच में। द ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी इज देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर देन द नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। हाँ, यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर रीजनिंग वाले क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस इज जनरली लार्जर देन हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस। इसे प्रूफ करने के लिए, इसे समझाने के लिए मैं फिर से बैक इस स्लाइड पर आ गया, क्योंकि आप देख सकते हैं हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस और हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस का जब हम कंपैरिजन करते हैं फार्मूले का, तो हम पाते हैं कि हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस में न्यूमरेटर वाले हिस्से में सिग्मा स्क्वायर डी और सिग्मा स्क्वायर आई एडिशनली इसमें रखे गए हैं। सिग्मा स्क्वायर ए के सिग्मा स्क्वायर ए तो दोनों में कॉमन है न्यूमरेटर में, उसके अलावा हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस में न्यूमरेटर वाले पोर्शन में सिग्मा स्क्वायर डी और सिग्मा स्क्वायर आई भी है। तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू इनके आएंगे, इस वजह से एच स्क्वायर जो कैपिटल एच स्क्वायर है हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस है, जनरली हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस से ज़्यादा होता है। हाउएवर इफ द डोमिनेंस डेविएशन वेरिएंस एंड एपिस्टेटिक वेरिएंस आर एब्सेंट, यदि किसी केस में सिग्मा स्क्वायर डी और सिग्मा स्क्वायर जीरो हो तो उस कंडीशन में भी जो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी होता है वह इक्वल होता है नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी के। इट कैन बी देयरफॉर बी स्टेटेड दैट हेरिटेबिलिटी इन द ब्रॉड सेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमेशा हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस या तो ज़्यादा होगा या फिर बराबर होगा हेरिटेबिलिटी इन नैरो सेंस से।
Broad sense heritability measures the total influence of genetics on the expression of trait because it includes the contribution of both breeding value and gene combination value. अब यहाँ पर ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी जो है वह यह मेज़र करता है कि कोई ट्रेट है उसके एक्सप्रेशन में जेनेटिक्स का, टोटल जेनेटिक्स का कितना योगदान है। टोटल जेनेटिक्स कहने का मतलब है ब्रीडिंग वैल्यू और जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू, इन दोनों का किसी भी ट्रेट के वेरिएशन के होने में कितना योगदान है। और हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियो पहले जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू को भी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। तो जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू इज़ नथिंग बट इफेक्ट्स फ्रॉम डोमिनेंस इफेक्ट, ओवर डोमिनेंस इफेक्ट और एपिस्टेटिक इफेक्ट। तो जो नॉन एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट होते हैं वो कंसर्न्ड होते हैं जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू के साथ। इट इज़ नॉट ए पार्टिकुलरली यूजफुल कंसेप्ट, यह कहा गया है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी के बारे में कि ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी इज़ नॉट ए यूजफुल कंसेप्ट, यह बहुत यूजफुल नहीं है। एज जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू आर नॉट इनहेरिटेड, broad sense heritability does not reflect the relationship between performance of animals and their parent. यूजफुल कंसेप्ट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जीन कॉम्बिनेशन वैल्यू इनहेरिट नहीं होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, और इस वजह से हम इस हेरिटेबिलिटी इन ब्रॉड सेंस को देखकर हम किसी तरीके का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि पेरेंट्स का परफॉर्मेंस यह है। कोई एक पर्टिकुलर पेरेंट का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं तो उसके बेसिस पर हम नहीं बोल सकते हैं कि प्रोजेनी का परफॉर्मेंस कैसा आने वाला है। इस स्लाइड में हम ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी के बीच में कंपैरिजन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम इस बेसिस पर, इस स्लाइड के बेसिस पर आंसर कर सकते हैं। तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी में पहला पॉइंट है, इट इज़ रेशियो ऑफ जेनेटिक वेरिएंस टू द फिनोटाइपिक वेरिएंस। इसका फार्मूला भी हम लिख सकते हैं h² = σ² g डिवाइडेड बाय σ² p। दूसरी तरफ नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी में इट इज़ द रेशियो ऑफ एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस टू द फिनोटाइपिक वेरिएंस। जो फार्मूला होगा वह होगा h² = σ² a डिवाइडेड बाय σ² p। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी में इट यूजुअली हैज़ ए हायर वैल्यू देन द नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी मैंने अभी जैसा कि अभी बताया था कि यह या तो ज़्यादा होगा या इक्वल होगा नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी के। दूसरी तरफ नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी में इट यूजुअली हैज़ ए लोअर वैल्यू देन द ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। अब इसकी जो वैल्यू है नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी का यह कम होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस को हम यूज करते हैं। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी में एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस के साथ साथ हम नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस भी यूज़ करते हैं। अब हम ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी में जो तीसरा पॉइंट लिखेंगे वह यह है, इट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट टू द फिनोटाइपिक वेरिएशन इन ए क्वांटिटेटिव ट्रेट। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी किसी क्वांटिटेटिव ट्रेट में के वेरिएशन में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या योगदान है उसके स्टडी करने में यूज़फुल है। और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी में कहा जाए तो इट इज़ यूजफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम एंड इन प्रिडिक्शन ऑफ जेनेटिक गेन एंड ब्रीडिंग वैल्यूज़। नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी काफ़ी यूज़फुल है और यह ब्रीडिंग वैल्यू प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ जेनेटिक गेन कितना हो रहा है उसकी प्रिडिक्शन करनी हो या ब्रीडिंग वैल्यू की प्रिडिक्शन करनी हो, उस दोनों इन सारे कंडीशंस में नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी को यूज़ किया जाता है। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी में इट इज़ प्राइमरली ऑफ थियोरेटिकल इंटरेस्ट एंड हैज़ लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज़। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का थियोरेटिकल इंटरेस्ट ही होता है, थियोरेटिकल यूज़ होता है, बहुत लिमिटेड होता है, जबकि नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी का वाइड एप्लीकेशन है जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ हेरिटेबिलिटी को देखा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। यदि कुछ समझ में ना आए, कुछ सस्पिशन हो कुछ, तो आप ज़रूर मेरे स्लाइड पर कमेंट करें, मेरे वीडियो पे कमेंट करें। मैं आपको कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आंसर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।